सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन जरा सोचो वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। जब तुम्हारी सफलता शोर मचाएगी। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज का जो ये हमारा टॉपिक है, जय प्रक्रम का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने जय प्रक्रम का दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। जय प्रक्रम का हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से पहला जो टॉपिक था हमारा श्वसन, जो पहला जो हमारा टॉपिक था वो पोषण था, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो था श्वसन। तो हमने बेसिकली पोषण और श्वसन टॉपिक जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। और ना सिर्फ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, बल्कि इससे संबंधित हमने 50-50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगाए, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। तो अगर आपने वो टेस्ट सीरीज या जो ये हमारा दो टॉपिक पढ़ाई हो चुका है, इन सब का वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे अनुभूति क्लासेस के चैनल पर विजिट करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जाइए जल्दी से उस पर विजिट कीजिए और वो वीडियो देखिए और पूरी तरह से कंसेप्ट को समझिए। तो चलिए, आज का जो ये हमारा टॉपिक है इसका नाम है परिसंचरण। आज हम परिसंचरण पढ़ने वाले हैं। तो परिसंचरण का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करें। परिसंचरण, वहन या फिर परिवहन, इसे तीन नामों से जाना जाता है, और इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है कि पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो प्रक्रिया है उसे हम वहन, परिवहन या फिर परिसंचरण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण का मतलब हमने क्या बताया कि किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम परिवहन, परिसंचरण या फिर वहन के नाम से जानते हैं। तो आज हम जो वहन पढ़ने वाले हैं वो कहां पढ़ने वाले हैं, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाला जो वहन की प्रक्रिया है आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो हमारे शरीर के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्यों होता है और किस प्रकार से होता है, इन सभी टॉपिक को हम आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि वहन होता क्या है। तो पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक जाना वहन कहलाता है। वहन क्या है? पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक जाना या दूसरे आंतरिक भाग तक जाने की प्रक्रिया को ही हम वहन कहते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में वहन की प्रक्रिया होती क्यों है? हमारे शरीर में जो है वहन क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, या हमारे शरीर में अपशिष्टों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर उसे शरीर से बाहर निष्कासित करना होता है। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर परिसंचरण की प्रक्रिया होती है या फिर वहन की प्रक्रिया होती है। तो हमारे शरीर में ये पोषक तत्व जो है वो भोजन के पाचन के दौरान ये रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं, और उस रक्त वाहिकाओं के माध्यम से इन्हें कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, और फिर उन पोषक तत्वों का कोशिकाओं के अंदर उपापचय होता है, और उपापचय के दौरान ऊर्जा बनाते समय कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये दो अपशिष्ट पदार्थ, और इसके जैसे अन्य और भी अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, और इन्हें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए भी उन पदार्थों का वहन होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे भी जाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, और इन हार्मोन्स को भी लगभग शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है, और ये हार्मोन्स भी वहन के माध्यम से या परिसंचरण के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। तो पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक अंग से दूसरे आंतरिक अंग तक जाना वहन कहलाता है। चलिए अब हम देखते हैं मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है।
मानव परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? मानव शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन एवं अन्य उपयोगी पदार्थ पहुंचाने तथा जब कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होती है तो उपापचय की क्रिया के दौरान बने अपशिष्टों जैसे CO2 और यूरिया का निष्कासन हेतु उन्हें उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने के लिए विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे मानव परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मानव परिसंचरण या मानव के अंदर होने वाले परिवहन के दौरान जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सब के सम्मिलित रूप को ही हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी हम दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर परिसंचरण में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं उन अंगों के सम्मिलित रूप को ही मानव परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं हम। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, यानी मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग जो है वो कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मुख्य रूप से मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 अंग जो है वो काम करते हैं। पहला अंग जो है वहन का माध्यम, जिसमें रक्त और लसिका दोनों शामिल किया गया है। दूसरा जो अंग है रक्त वाहिनियां, जिसमें धमनी, सिरा और इनके सम्मिलित रूप जो होते हैं बहुत पतले पतले केशिका भी इसमें शामिल होगा। तो धमनी, सिरा और केशिका इसी के अंतर्गत आएगा, रक्त वाहिनियों के अंतर्गत। और तीसरा जो अंग होता है ये हृदय है। अच्छा, हमारे इतने बड़े शरीर में रक्त को एक निश्चित गति से पहुंचाते रहने के लिए एक विशेष तरह के अंग की जरूरत होती है। एक ऐसा अंग की जरूरत होती है जो एक निश्चित दाब पर इन सभी पोषक तत्वों को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचा सके। और इसी के लिए हमारा जो हृदय होता है पंपिंग का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक रक्त में घुले हुए पोषक तत्वों को पंप करके पहुंचाने का काम करता है। तो हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होने वाले रक्त, ये 3 जो हैं परिसंचरण तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वहन माध्यम। तो जैसे हमने बात किया कि वहन माध्यम जो है इसमें 2 घटक शामिल हैं, रक्त और लसिका। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रक्त क्या होता है। रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक का मतलब क्या, कि हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता हो, ऐसे अंगों को हम संयोजी उत्तक कहते हैं। तो रक्त जो है वो क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। अच्छा, ठोस संयोजी उत्तक भी होते हैं। जैसे हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डियां भी जो है हमारे पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। तो जो हड्डियां हैं वो भी संयोजी उत्तक की श्रेणी में आते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू की श्रेणी में आते हैं। लेकिन वो ठोस कनेक्टिंग टिश्यू है, वो सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू है। पर जब हम बात करते हैं रक्त की, तो ये तरल रूप में पाया जाता है, यानी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये भी पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। तो इसलिए हम रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। यानी रक्त जो है ना वो रुधिर या रक्त पूरे शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। अब शरीर का ऐसा कोई अंग बताइए जहां पर रक्त जो है वो नहीं पहुंचता है। नाखून, नाखून का जो बाहरी हिस्सा है या बाल का जो बाहरी हिस्सा है, इसे छोड़कर शरीर का कोई ऐसा अंग बता दीजिए जहां पर खून नहीं पहुंचता है। तो ऐसा अंग मुश्किल से ही आप ढूंढ पाइएगा। तो लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों तक खून जो है वो पहुंचता रहता है। यानी कि खून जो है हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम खून या जो रक्त होता है या जो ब्लड होता है, इसे हम तरल संयोजी उत्तक की श्रेणी में रखते हैं। रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन ऐसा घटक होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये बात हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ लिया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है।
तो जो रक्त है, इस रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। यह पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ और उपापचयी उत्पादों, हार्मोनों और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भागों तक ले जाने का काम करता है। कौन? रक्त। रक्त जो है वो पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और उपापचयी उत्पादों, हार्मोनों और गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम करता है। रक्त का निर्माण जो है वो, अच्छा हम बात कर अभी लाल रक्त कोशिका की, तो जो लाल रक्त कोशिका है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, या जब भ्रूणावस्था में, जब कोई भ्रूण जो है वो मां के गर्भ में होता है, तो उस समय रक्त का निर्माण जो है वो प्लीहा के द्वारा होता है। ऐसे रक्त का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक लाल अस्थि मज्जा होता है और एक सफेद अस्थि मज्जा होता है। तो जो लाल रक्त कण है उसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, और जो सफेद रक्त कण है या सफेद रक्त कणिका जो है उसका निर्माण सफेद अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? तो हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है, हड्डियों के अंदर जो खोखला भाग होता है, इसे ही हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। तो इसी अस्थि मज्जा के अंदर रक्त का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई, अस्थि मज्जा या बोन मैरो क्या होता है? तो इस हड्डियों के बीच का जो जगह होता है, इसी में लाल रक्त कणिका और सफेद रक्त कणिका का निर्माण होते रहता है। इसके अलावा जो लाल रक्त कण है, ये एक खास अवधि के बाद, खास समय के बाद ये मृत हो जाते हैं, और फिर वे जो है उनको नष्ट करना होता है। तो ये मृत होने के बाद ये प्लीहा के अंदर चले जाते हैं, स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं, और वहीं पे जाकर के ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए प्लीहा को आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो प्लीहा को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान या फिर कब्रगाह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर लाल रक्त कणिका जो है मरने के बाद नष्ट हो जाते हैं वहां जाने के बाद, इसलिए हम जो प्लीहा है या जो स्प्लीन है, इसे हम लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। चलिए, एक जो समान स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, एक समान स्वस्थ व्यक्ति, तो उसके शरीर के पर केजी के हिसाब से अगर देखें तो जो रक्त है उसका भार होता है 50 ml, यानी रक्त का जो आयतन है 1 केजी, व्यक्ति का 1 केजी वजन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? 85 ml होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 1 केजी का है तो 1 केजी के हिसाब से 85 ml का आयतन जो है वो होना चाहिए रक्त का। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो रक्त जो है वो पूरे शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तक, 7 से 8% तक होता है। तो रक्त जो है हमारे शरीर के कुल भार का 7 से 8% होता है। और ये अगर हम एक औसत, एक वयस्क मनुष्य में देखें तो जो रक्त है वो 5 से 6 लीटर के बीच पाया जाता है। रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर के बीच। रक्त जो होता है इसका प्रकृति जो होता है वो क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है पीएच मान? 7.4। रक्त को दो भागों में बांटा गया है, एक ठोस अवयव और दूसरा द्रवीय अवयव। ठोस अवयव में 3 घटक शामिल हैं, जिसमें लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं रक्त प्लेटलेट्स शामिल किए गए हैं। इन सभी का जो अनुपात होता है वो 45% होता है। और दूसरा जो है द्रवीय अवयव, जिसमें प्लाज्मा 55% जो है वो रक्त के अंदर होता है। तो जो हमारा रक्त तरल के रूप में पाया जाता है, जो द्रव के रूप में पाया जाता है, वो प्लाज्मा के कारण ही होता है। प्लाज्मा जो है ना, ये हमारे रक्त में 55% पाया जाता है,
और जो प्लाज्मा का 92% हिस्सा है वो जल होता है। प्लाज्मा का 92% हिस्सा क्या होता है? जल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा रक्त में 55% प्लाज्मा है, इस 55% का 92% जो है वो जल होता है, और बाकी के जो 8% है इनमें जैविक अवयव जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये और कुछ खनिज लवण जो है ये पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्लाज्मा है इसके अंदर 92% जल पाया जाता है, और बाकी के जो 8% हिस्सा बचता है इसमें जैविक अवयव जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आएंगे? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, और अजैव घटक जैसे खनिज तत्व। तो ये 8% जो है जैविक अवयव और अजैविक अवयव जो है वो पाए जाते हैं। तो बात समझ में आ गई। रक्त जो होते हैं, रक्त के कितने घटक? तो दो मुख्य घटक होते हैं, जिसमें पहला ठोस घटक और दूसरा द्रवीय घटक। अब हम बात करें ठोस घटक की, तो ठोस घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स आता है। और वहीं अगर हम बात करें द्रवीय अवयव की, तो इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का जो 92% जल है, 92% भाग है वो जल के रूप में पाया जाता है, और बाकी 8% जो भाग है जैविक अवयव यानी जैविक घटक और अजैविक घटक के रूप में पाया जाता है। तो बात समझ में आ गई। रक्त में प्लाज्मा जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 55%। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत क्या है? 55। और प्लाज्मा में जल की मात्रा 92% है। तो ये बात याद रखिएगा कि रक्त का 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का 92% जो भाग है वो पानी होता है, और बाकी के बचता है 8% भाग। बाकी के जो 8% भाग बचता है, तो इसमें जैव घटक या जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों शामिल है। अजैविक घटक में खनिज आते हैं, और जैविक घटक में प्लाज्मा प्रोटीन, जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन दो तरह के प्लाज्मा प्रोटीन जो कि जैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो 92% क्या होता है? पानी होता है, और बाकी जो 8% है इसमें जैव घटक और अजैव घटक होता है। अजैव घटक में खनिज आएंगे, और जो जैव घटक है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो ये दो तरह के प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि जैविक घटक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रक्त का ठोस घटक। रक्त का ठोस घटक में क्या क्या शामिल था? जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। चलिए इन सब के बारे में हम एक एक करके गहनता से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका रेड ब्लड कार्पल्स, आरबीसी, यह उभयावतल देख सकते हैं। उभयावतल का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ धंसा हुआ। उभयावतल का मतलब दोनों तरफ धंसा हुआ। कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको साइड करके देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये होता है अभयावतल। उभयावतल का मतलब दोनों तरफ जो है अवतल सतह होगी, दोनों तरफ की सतह क्या होगी? अवतल। तो उसी को हम कहते हैं उभयावतल। तो जो लाल रक्त कणिका है या जो रेड ब्लड कार्पल्स है, इसका जो आकार है वो उभयावतल कोशिका होती है। इसका रंग हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के कारण लाल होता है। इस बात पर हमने चर्चा किया। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बारी बारी से परिवहन करता है, हमने इस पर भी डिस्कस किया। जो हीमोग्लोबिन है वो फेफड़े में जो ऑक्सीजन जाता है उसे लेकर के कोशिकाओं तक जाता है, और फिर कोशिकाओं को वो दे देता है। और पहले से जो कोशिकाओं के अंदर पोषक तत्व टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है, तो वहां जो हीमोग्लोबिन खाली हो चुके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु है उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और बाइकार्बोनेट के रूप में जो है वो फेफड़ों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है
वो बारी बारी से किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब हम बात करें खून की कमी से होने वाली बीमारी की, तो खून की कमी से होने वाला बीमारी जो है एनीमिया के नाम से जाना जाता है। इसे हम हिंदी में रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें होता क्या है, खून की कमी हो जाती है, और जब खून की कमी होती है तो हमें बहुत सुस्ती महसूस होता है और शरीर के कई अंग जो है वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं। हमें ऊर्जाहीनता का एहसास होता है या शक्तिहीनता का एहसास होता है। हम बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, नींद जो है वो ज्यादा लगने लगता है, आप बैठे बैठे भी झपकी लेने लगते हैं। तो अगर आपको हमेशा बैठे बैठे झपकी आता है तो एक बार आप हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करवाइए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जब आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आप बहुत सुस्ती फील करते हैं अंदर से। आप जहां भी बैठते हैं किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो नींद जो है आपको स्वाभाविक रूप से आने लगता है। तो एक बार हीमोग्लोबिन का टेस्ट जो है वो जरूर करवाएं। रक्त में लाल रक्त की कोशिकाओं की संख्या जो होती है लगभग 5 से 5.5 लाख के आसपास होती है, यानी 5 लाख से 5,50,000 के आसपास होती है। स्तनधारियों की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनमें केंद्रक नहीं पाई जाती है। तो जो स्तनधारी हैं, उनके लाल रक्त कणिकाओं में किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्रक जो होता है इसके अंदर आयरन धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसके केंद्रक में क्या पाया जाता है, आयरन धातु। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हुई है तो आयरन जो है या आयरन से भरपूर जो है भोजन आपको जरूर लेनी चाहिए, या आयरन की गोली जो है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। तो जब भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है शरीर में तो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप, या रिकमेंड करते हैं कि आप जो है आयरन की गोली लीजिए, या फिर आयरन से जो भरपूर भोज्य पदार्थ हैं जैसे हरी साग सब्जियां, खास करके पालक, पत्ता गोभी और इस तरह के बहुत सारी हरी साग सब्जियां जो होती है उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं जब भी खून की कमी होती है कि आयरन से रिच्ड जो फूड है उसे आप कंज्यूम करें। आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, लाल रक्त जो कणिका होता है इसका जीवन 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये रक्त कोशिका जो है वो मृत होने के लिए पलीहा में के अंदर चले जाते हैं, और पलीहा के अंदर जाकर के वो मृत होकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो पलीहा को आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जो है कब्रगाह कहा जाता है। तो पलीहा जो होता है, या जिसे हिंदी में तिल्ली के नाम से जाना जाता है, पलीहा भी हिंदी शब्द है और तिल्ली भी हिंदी शब्द है। अंग्रेजी में उसको स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन, प्लीहा, या फिर इसे ही तिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह या कब्रिस्तान, क्योंकि आरबीसी जो है इसी पलीहा के अंदर जाकर क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए अब हम बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं की। तो लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में इसका आकार जो है वो बड़ा होता है। लाल रक्त कणिका से बड़े आकार का ये कणिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखती है, या जो शरीर जो है हमारा उसको प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसे शरीर में रक्षक सेना के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है, व्हाइट ब्लड कर्पल्स या श्वेत रक्त कणिका जो है, इसे हमारे शरीर का रक्षक सेना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है बाहर से आने वाले रोगाणुओं को मारने का काम करता है, उसे नष्ट करने का काम करता है। तो इसलिए ये हमारे शरीर का रक्षक सैनिक कहलाता है। इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। जो श्वेत रक्त कणिका है इसका एक और नाम भी होता है, ल्यूकोसाइट। अच्छा, एक बात यहां पर और भी याद रखिएगा कि जो लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है।
एरिथ्रोसाइट। और जो श्वेत रक्त है, श्वेत रक्त को हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ल्यूकोसाइट। तो लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट और जो श्वेत रक्त कणिका है इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें हम श्वेत रक्त कणिका की या श्वेत रक्त कोशिका की, तो इसकी हम संख्या जो है हमारे शरीर के अंदर 5000 से 9000 के बीच होती है। श्वेत रक्त कणिका की संख्या कितनी? 5000 से 9000 के बीच। और इसका जो जीवन काल है ये लगभग 9 से 10 दिन के बीच होता है। तो इसका जीवन काल कितना होता है? 9 से 10 दिन, या कभी कभी 8 से 10 दिन देखने को भी मिलता है। या कई किताबों में हमने देखा है कि 5 से 6 दिन भी दिया हुआ रहता है। तो अप्रोक्स हम ये मान सकते हैं कि 5 से 10 दिन के अंदर जो है हम मान सकते हैं कि जो श्वेत रक्त कोशिका है इसका जीवन काल 5 से 10 दिन के बीच होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो रक्त का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? हानिकारक जीवाणु या जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ना, उन्हें नष्ट करना, और शरीर को एक प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो प्रदान करते हैं ये। तो जो श्वेत रक्त कणिका है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में बाहर से आने वाले जो रोगाणु होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसे नष्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए तो इसे हम अपने शरीर का रक्षक सैनिक कहते हैं। तो हमारे शरीर की जो रक्षा कर रहा है वो उसे हम रक्षक सैनिक कहते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है इसका कोई आकार नहीं होता है। हमने क्या देखा कि जो आरबीसी है यानी जो लाल रक्त कणिका है इसका आकार कैसा था? उभयावतल था। उभयावतल का मतलब दोनों तरह की जो सतह थी वो धसी हुई थी। पर हम अगर बात करें व्हाइट ब्लड सेल की यानी डब्ल्यूबीसी की, तो इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं है। मतलब जो डब्ल्यूबीसी है वो किसी आकार का हो सकता है, जस्ट लाइक अमीबा। हमने अमीबा के बारे में देखा था कि अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव होता है या एक प्रोटोजोआ होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बस एक जो बंद आकृति है वो अमीबा हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर श्वेत रक्त कणिका पाई जाती है उसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो जब निश्चित आकार नहीं होता है तो वो अमीबा की तरह जो है अनिश्चित आकार के पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी की जब कमी हो जाती है तो उसे हम लीकोपेनिया के नाम से जानते हैं। और ऐसे में हमारा जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। लीकोपेनिया में क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल की कमी हो जाती है, और व्हाइट ब्लड की जब सेल की कमी होगी तो हमारे शरीर में जो रक्षक सेना है उसकी कमी हो गई, तो फिर क्या होगा? बाहर से आने वाले रोगाणु या हानिकारक जीवाणु जो भी हैं वो हमारे शरीर पर हावी होते जाएंगे और हमें बहुत जो है बीमार कर सकते हैं। खास करके जब हम एड्स जैसे बीमारियों की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी ही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी बनना ही पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसी कारण से शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। और अगर प्रतिरक्षा तंत्र फेल होता है तो फिर इससे होता क्या है कि कोई भी बीमारी आपको होता है तो अब आपके शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए कोई प्रतिरक्षा तंत्र है नहीं, तो वो बीमारी आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो जाएगी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते बहुत सारी बीमारियां जो है हावी होती जाती है और व्यक्ति एक दिन जो है मर जाता है। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति को एड्स हो जाता है। एड्स के दौरान क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का बनना ही बंद हो जाता है जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। तो यानी कि एड्स वाले व्यक्ति के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो समझ गए? अच्छा, अब हम बात करें अगर डब्ल्यूबीसी अधिक हो जाए तो क्या? डब्ल्यूबीसी अधिक भी हो गया तब भी वो हमारे लिए बहुत घातक है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे शरीर के अन्य कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देता है, उसे नष्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसकी मात्रा में भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है, जो श्वेत रक्त कोशिका है इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है शरीर में तो हम उसे जानते हैं ल्यूकेमिया के नाम से। उसे हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से।
तो ल्यूकेमिया जो है वो एक तरह का कैंसर होता है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या है बहुत ज्यादा भी अगर शरीर के अंदर हो जाती है तो वे क्या करते हैं कि हमारे शरीर के कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे उसका क्षय हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। तो ल्यूकेमिया जो है वो क्या है? ल्यूकेमिया जो है डब्ल्यूबीसी की कमी से होने, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाला एक बीमारी है जिसे हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। और जिस व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो गया, वो ल्यूकेमिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो श्वेत रक्त कशिका है या जो श्वेत रक्त कणिका है उसकी संख्या इतना अधिक हो जाता है कि वे अन्य कोशिकाओं को ही खाना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं और ये एक प्रकार का कैंसर होता है। चलिए, अगर हम बात करें सफेद रक्त की तो सफेद रक्त जो है ये 5 घटकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें मोनोसाइट जो है इसका सबसे बड़ा घटक होता है। सभी घटकों को याद रखना जरूरी नहीं है। तो मोनोसाइट मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा घटक होता है और लिम्फोसाइट जो होता है वो सबसे छोटा घटक होता है। इसके अलावा और भी 3 घटक होते हैं इसके, एसिनोफिल, वैसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो 3 घटक और भी होते हैं श्वेत रक्त कोशिका के। इन तीनों को अगर नहीं याद रख पाते हैं तो इन दोनों को याद रखना आवश्यक हो जाता है। सबसे बड़ा जो घटक होता है उसको मोनोसाइट बोलते हैं और सबसे छोटा जो घटक होता है उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं। यानी कि जो श्वेत रक्त कणिका है उसके 2 महत्वपूर्ण घटक भी याद रखिएगा। ऐसे तो 5 घटक होंगे पर 2 आप जरूर याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा घटक कौन सा होता है? लिम्फोसाइट। तो ये होता है श्वेत रक्त कणिका के भी घटक। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं हम। अब हम बात करें तीसरे घटक प्लेटलेट्स या पटिकाणु की, जिसे हम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कणों की अपेक्षा केंद्र विहीन छोटे रक्त कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो लाल रक्त कण होता है और जो श्वेत रक्त कण होता है ये प्लेटलेट्स की तुलना में बड़े होते हैं, यानी प्लेटलेट जो है इनकी तुलना में छोटे होते हैं। इसकी जो संख्या है हमारे शरीर के अंदर 3 से 5 लाख के भीतर होता है। तो प्लेटलेट जो होता है इसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर कितना होता है? 3 से लेकर के 5 लाख के बीच। और ये प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर ये जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, या कहीं पे हमारा शरीर का कोई हिस्सा कट गया तो वहां पर ये रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना और शरीर को जो है अनुरक्षण प्रदान करना। तो प्लेटलेट जो होता है वो उसका काम क्या होता है? तो हमारे शरीर के अंदर अगर कोई चोट लग जाता है या फिर कहीं कट लग जाता है तो ब्लड का क्लोथिंग करने में जो है ये मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड का थक्का जमाने में काम करता है, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। समझ में आ गई बात प्लेटलेट्स क्या होता है? चलिए अब हम देखते हैं कि रक्त का जो तरल घटक होता है प्लाज्मा। तो रक्त का जो तरल घटक प्लाज्मा है वो रक्त में कितना पाया जाता है? तो 55% पाया जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और प्लाज्मा का जो 92% हिस्सा है वो पानी होता है। क्या होता है? पानी। ये क्या है? प्लाज्मा। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% क्या होते हैं? ठोस अवयव। क्या होते हैं? ठोस अवयव। ठोस अवयव के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा जो होता है वो क्या था? तरल घटक। क्या था? तरल घटक। और ये तरल घटक जो है ये पूरे रक्त में 55% पाया जाता है और इस 55% का जो 92% होता है वो पानी होता है। बाकी 8% जो हिस्सा होता है इसमें जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं।
जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। तो समझ में आया प्लाज्मा क्या होता है। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है ना, वो बहुत सारे पोषक तत्वों को अपने साथ ढोने में सहायता करता है। यानी यही जो है वो रक्त का तरल भाग होता है, और जो तरल भाग है यही जो पोषक पदार्थ हैं इनको ढोने का काम करता है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो हार्मोन्स है उसका भी ये वहन करने का काम करता है। तो जो प्लाज्मा होता है प्रोटीन, लवण, शर्करा, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पदार्थ जैसे यूरिया, हार्मोन, विटामिन और जल, ये सब जो है प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा ही जो है ट्रांसपोर्टेशन में मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हमारा रक्त जो है वो तरल के रूप में नहीं रहेगा तो उसका संचरण नहीं हो पाएगा, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है रक्त को शरीर के अंदर फ्लो होने में। ठीक है। यह विभिन्न पदार्थों के परिवहन, रक्त का थक्का जमाने और रक्त के परासरण दाब को नियंत्रित करने का भी काम करता है। तो प्लेटलेट जो है वो और भी काम करता है, जैसे परिवहन का काम, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि रक्त जो है ना वो तरल घटक होता है और इसी के कारण रक्त जो है वो पूरे शरीर में संचरित हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवहन का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने में भी और रक्त के परासरण दाब को नियंत्रित करने में भी प्लाज्मा जो है वो अपनी भूमिका निभाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। प्लाज्मा जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन होता है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है ना प्लाज्मा के अंदर नहीं पाया जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो वो ऐसे प्लाज्मा को ना हम लोग सीरम कहते हैं, और इसी सीरम का उपयोग जो है वो कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। जैसा कि हमने कोरोना काल के दौरान भी देखा था कि प्लाज्मा से सीरम बना करके उसका उपयोग करके और कई कोरोना पीड़ित मरीजों को बचाया भी गया था। पर ये बहुत बड़े स्तर पर करना मुश्किल था, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को हम खुद कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते हैं। प्लेटलेट्स जब भी बनेगा तो हमारे बॉडी के अंदर ही बन सकता है, और इस कारण से ये जो कोरोना से बचने का जो सीरम वाला टेक्निक निकाला गया था वो उतना सफल नहीं हो पाया। तो यही कारण है, अगर लैब में जो प्लेटलेट्स है अगर उसको बनाई जा सकती तो हम बहुत पर्याप्त मात्रा में हम सबके लिए सीरम तैयार कर सकते थे। पर इसकी सबसे बड़ी कमियां यही है कि प्लेटलेट्स जो है ना इसे हम लैब में नहीं बना सकते कृत्रिम रूप से, तो ये जब भी बनेगा हमारे शरीर के अंदर ही बनेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रक्त के कुछ निम्नलिखित कार्य यहां पर दिए हुए हैं। शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्टों को हटाना, रक्त स्राव को रोकना। रक्त का जो थक्का जमता है वो रक्त के कारण ही जमता है। तो रक्त का एक ये भी काम होता है कि जब रक्त बहता है, कहीं हमारा जो ब्लड वेसल फट जाता है और वो वहां से रक्त जब निकलता है तो उसका रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से पूरा रक्त जो है वो बाहर निकल जाएगा और हम धीरे धीरे क्या होंगे, सुस्त होते चले जाएंगे और एक अवस्था ऐसा आएगा कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है ना तो वो व्यक्ति जो है वो ज्यादा इसी कारण से मरता है कि उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका होता है और समय से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। तो ज्यादातर केस में आप देखिएगा कि अंदरूनी चोट या फिर बहुत गहरी चोट की वजह से व्यक्ति नहीं मरता है। ज्यादातर जो केसेस हैं इसमें व्यक्ति का कोई अंग जो है वो चोटिल हो जाता है, कट जाता है और वहां से ब्लड का जो है स्राव होने लगता है और वो लगातार कई घंटों तक जो है ऐसा ही होते रह जाता है और इतना खून बाहर निकल चुका होता है कि उस व्यक्ति का बचे रहना मुश्किल हो जाता है और अंततः हॉस्पिटल ले जाते उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा कारण होता है
रक्त का लगातार बहते रहना, शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं, हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं। यानी कि जो रक्त है उसका कार्य क्या क्या है, तो परिवहन का काम है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हार्मोन्स है, इसका परिवहन करेगा। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक तरह का अपशिष्ट है, इसको परिवहन करेगा। रक्त स्राव को रोकने का काम करेगा। जो रक्त जो है वो अगर किसी कारण से बहता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाता है जिसके कारण रक्त हमारे शरीर से लगातार बहता है, तो उस स्राव को रोकने का भी काम रक्त ही करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो संक्रमण होता है, मतलब संक्रमण का मतलब क्या होता है, बीमारी का फैलना। तो कोई बीमारी जो है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो वैसे बीमारी को हम संक्रमण बीमारी कहते हैं। और जो व्यक्ति वैसे बीमारी का शिकार हो चुका होता है उसे हम संक्रमित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो संक्रमण से भी बचाता है, रक्त जो है वो संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त क्या करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी ये काम करता है। अब हम बात करते हैं लसिका की। तो लसिका क्या होता है, लसिका हल्के पीले रंग का हीमोग्लोबिन विहीन द्रव होता है, मतलब ये इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो हल्के पीले रंग का हीमोग्लोबिन विहीन द्रव होता है। और इसमें होता क्या है, तो जो कोशिकाओं की दीवारों से जो आवश्यक पोषक पदार्थ छन करके बाहर निकलते हैं, ये सब इसी के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। और इसी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, उत्तक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं इसे। कि क्या होता है इसमें, लसिका के अंदर जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की दीवारों से जो छन करके आवश्यक पोषक पदार्थ निकलते हैं, वो सब लसिका के अंदर ही सम्मिलित हो जाते हैं। और इसी सम्मिलित रूप को ही हम उत्तक द्रव या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उत्तक द्रव में ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण, हार्मोन होते हैं। ठीक है, तो जो उत्तक द्रव होता है यानी जो टिश्यू फ्लूइड होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, तो ल्यूकोसाइट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ल्यूकोसाइट, ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण और हार्मोन्स पाए जाते हैं। लिम्फ एक विशेष तंत्र में, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके समानांतर एक विशेष तरह के तंत्र में बहते रहता है, जिसे हम लिम्फ वाहिनी या फिर लिम्फ तंत्र के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आप इस आकृति में, ये हमारे शरीर में बहुत सारे रक्त वाहिकाओं के समानांतर, मतलब जैसे जैसे रक्त वाहिकाएं फैली होती है वैसे ही ये लिम्फ वाहिनी भी फैली होती है। देख सकते हैं, लिम्फ शरीर को संक्रमण से सुरक्षा करती है, प्रोटीन एवं वसा की दीर्घाणु माने बड़े अणुओं को परिवहन करता है। तो लिम्फ का एक और काम क्या है, ये शरीर को संक्रमण यानी शरीर को संक्रमण से बचाता है। इसके अलावा प्रोटीन वसा का जो बड़ा अणु होता है उसका भी परिवहन करने का काम करता है लिम्फ। रक्त ऊतकों के अलावा जल को रक्त में सम्मिलित करता है, मतलब रक्त ऊतक को तो ये सम्मिलित करता ही है, इसके अलावा जल को भी अपने अंदर सम्मिलित करता है। तो लसिका का कौन कौन सा काम होता है समझ गए। चलिए अगला देखते हैं हम। अब हम बात करें रक्त वाहिनियों की। तो मुख्यतः जो रक्त वाहिनियां हैं वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली होगी सिरा और दूसरी धमनी, वेन्स और आर्टरी, वेन्स और आर्टरी। तो सिरा और धमनी क्या होते हैं, रक्त वाहिनियां क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का संचार होता है, तो हमारा तो जो है वो शरीर बंद परिसंचरण के रूप में पाया जाता है।
सभी कोशिकाओं तक रक्त को भेजना होता है, और इसके लिए पूरे शरीर में एक वाहिकाओं का जाल बिछा होता है जिसके माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता है। उसी वाहिकाओं के जाल को ही हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो जिन वाहिनियों के माध्यम से रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सिरा और धमनी, यानी वेन और आर्टरीज। सबसे पहले हम बात करते हैं धमनियां। धमनियां क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है? तो धमनियां जो होती है वैसी रक्त वाहिनी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिसे हम शुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं, मतलब O2 युक्त रक्त, O2 युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त, जो ऑक्सीजन से भरा हो, जिसमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा हो, वैसे रक्त का वहन करता है। तो धमनियां जो है वो शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। ठीक है, तो धमनियां क्या होती है? ऐसी रक्त वाहिकाएं होती है जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाने का काम करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। ये परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होती है। धमनियों की दीवारें मोटी होती है ताकि हृदय से बाहर पंप होने वाले जो उच्च दबाव है उसका सामना किया जा सके। ठीक है ना? तो जो धमनी है ना, इसमें जो रक्त का दबाव है वो बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि बहुत तेजी से जो है शरीर के सभी कोशिकाओं तक रक्त को भेजना होता है। तो इसीलिए जो हृदय है बहुत तीव्र गति से रक्त को पंप करता है, और उस उतना प्रेशर को झेलने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो धमनी है, धमनी की जो दीवारें हैं वो मोटी हो। धमनी का जो दीवार है वो कैसा हो, मोटी हो, तब जाकर के ये उतना प्रेशर को झेल पाएगा। तो समझ में आया धमनी क्या होता है? धमनी जो है वैसी रक्त वाहिकाएं होती है जिसमें शुद्ध रक्त का वहन होता है। अगर हम शुद्ध रक्त बोले तो क्या, जिस रक्त में ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो भाग है वो क्या होता है, मोटा होता है। इसकी जो सतह होती है, धमनी की जो सतह होती है वो मोटी होती है, सिराओं की तुलना में मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? तो इसके पीछे का कारण है कि हृदय जो शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है वो बहुत अधिक दबाव के साथ करता है, जिसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। 120 mm पारे के बराबर, 120 mm पारे के दाब के बराबर सिस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर को झेलने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि धमनियों की जो दीवारें हैं वो मोटी हो, नहीं तो फिर उस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और अंदर ही अंदर क्या होगा, धमनियां फट जाएगी। तो इसलिए धमनियों की दीवारें सिराओं की तुलना में क्या होती है, मोटी होती है। चलिए अब हम बात करें फुफ्फुसीय धमनी की बात। तो फुफ्फुसीय धमनी जो होता है वो हृदय से निकल करके फेफड़े में जाता है, और ये जो है अपवाद होता है, इसमें ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाई जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो धमनियां हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पर जो पुलोमनरी धमनी होता है या जिसे हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, ये हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक लेकर के जाता है। तो इसे अपवाद माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पर जब फुफ्फुसीय धमनी की बात होती है, जब पुलोमनरी धमनी की बात होती है, तो हम देखते हैं कि इसमें अशुद्ध रक्त जो है बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो बात समझ में आ गई, फुफ्फुसीय धमनी क्या होता है। तो फुफ्फुसीय धमनी क्या है, धमनी का वो अपवाद है। अपवाद क्यों? क्योंकि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि जो फुफ्फुसीय धमनी है, या इसे ही हम पुलोमनरी धमनी कहते हैं या पुलोमनरी आर्टरी, तो इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। धमनी आमतौर पर देखा जाए तो शरीर के मांसपेशियों की गहराई में पाई जाती है। ये ऊपर जो हमें दिखता है ये होता है वेन्स,
यानी सिरा, और इसमें अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है। लेकिन जो धमनी होता है वो मांसपेशियों के अंदर काफी गहराई में पाई जाती है, जिसे हम ऐसे अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो मांसपेशियों के अंदर है। तो धमनियां जो है वो आमतौर पर गहराई में पाई जाती है, मांसपेशियों की गहराई में पाई जाती है। धमनियों में ना वाल्व नहीं होता है। वाल्व का मतलब क्या होता है? वन वे गेट होता है, एक तरफ से, सिर्फ एक तरफ से ही द्रव्यों को जाने का अनुमति देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भाल्व। तो भाल्व जो है धमनी में नहीं होता है। धमनी में भाल्व क्यों नहीं होता है? कि धमनियों में जो रक्त का प्रेशर होता है, रक्त का जो दबाव होता है वो अधिक होता है, तो उसमें भाल्व की आवश्यकता ही नहीं है। लगातार दबाव बना रहता है और रक्त आगे की ओर जो है वो धकेला जाता रहता है। जबकि हम अगर सिराओं की बात करें तो सिराओं में जो रक्त लौट करके आता है उसका दाब काफी कम हो जाता है, और ऐसे में जो रक्त आगे आता है, दाब कम होने के कारण उसे पीछे भी जाने का डर होता है। इसीलिए वो रक्त पीछे ना जाए, इसके लिए सिराओं में भाल्व पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो सिरा है, सिरा के अंदर क्या भाल्व पाई जाती है। तो रक्त जो है जैसे ही इधर से निकलेगा तो फिर रक्त वापस इधर नहीं आ पाएगा, इसलिए भाल्व जो है पाई जाती है। भाल्व का मतलब ही होता है रास्ता सिर्फ एक ही तरफ जाने का है, उधर से लौटने का रास्ता नहीं है। जहां भी भाल्व होगा आप देखिएगा, भाल्व का काम वही होता है कि भाल्व सिर्फ द्रव्यों को आने देगा पर उसे वापस नहीं लौटने देगा। तो सिराओं में क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। यहां पर जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm, सॉरी 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है, Hg 80 mm पर Hg। तो जो सिरा होता है ना, इसमें रक्त का दबाव क्या होता है? कम होता है। तो रक्त जो है जो बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, रक्त जो है वो धीरे से ऊपर जाएगा। धीरे से ऊपर जाएगा तो डर होता है कि रक्त फिर से नीचे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, दाब कम है ना, तो यहाँ रक्त फिर से नीचे आ सकता है, तो इसके लिए ना भाल्व लगा होता है। देखो ऊपर वाला जो है वो कितना होशियार, कितना अक्लमंद है कि जो जहां पर दाब कम है ना वहां भाल्व डाल दिया। अच्छा, भाल्व इसमें भी डाल सकता था, पर इसमें भाल्व क्यों नहीं डाला? क्योंकि भाल्व जो है ना, भाल्व गति में अवरोध उत्पन्न करते। जो तेजी से जाने वाला जो रक्त है, इसको ये कुछ ना कुछ गति को कम कर देते, और समय से कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है या जो पोषक तत्व है वो पहुंच नहीं पाता, और व्यक्ति क्या होता, व्यक्ति जो है वो ठीक से उसका कोई भी अंग काम नहीं कर पाता। लेकिन सीरा जो होता है, सीरा में जो रक्त लौट करके आता है, सीरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। देखिए ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन से भरपूर जो रक्त होता है, वो धमनियों में चलता है और धमनियों के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। और ऑक्सीजन जब कोशिकाओं के द्वारा वहां पर उपयोग कर लिया जाता है, उपापचयी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सीरा के माध्यम से कहां भेजना होता है? सीरा के माध्यम से भेजा जाएगा हृदय में, और हृदय से पंप करके भेजा जाएगा फेफड़ों में। तो इस प्रकार से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का जो है वो रास्ता अलग अलग बना हुआ है। तो सिराएं जो है ना, इसमें भाल्व क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें दाब कम पाया जाता है, तो वो खून वापस ना लौट जाए, इसलिए भाल्व पाया जाता है, ताकि वो ऊपर तो जा सकता है पर नीचे नहीं आ सकता है, इसलिए भाल्व पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं, जो फुफ्फुसीय सिरा है ये भी फुफ्फुसीय धमनी की तरह अपवाद होता है। फुफ्फुसीय सिरा, सिरा में क्या होता है देखा जाए तो सिरा जो होता है उसमें अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, पर जो फुफ्फुसीय सिरा है इससे फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय में लाई जाती है, मतलब इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण होता है। तो ये भी अपवाद हो गया। जैसे वहां पर हमने धमनियों के बारे में देखा था कि जो फुफ्फुसीय धमनी है वो अपवाद है, धमनियों में आमतौर पर शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है, पर यहाँ पर जो पुल्मोनरी धमनी है, जो फुफ्फुसीय धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त का परिसंचरण हुआ। उसी तरह से हम यहाँ देखें तो जो फुफ्फुसीय सिरा है उसमें
वास्तव में सिरा जो है इसमें अशुद्ध रक्त का परिसंचरण होना चाहिए, पर फुफ्फुसीय सिरा के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण होता है, तो ये भी अपवाद माना जाता है। सिराओं में गहरी और सतही दोनों तरह की नसें होती है। जो धमनियां थी वो बिल्कुल गहराई में पाई जाती थी, पर सिरा जो है वो गहराई में भी मिलेगी, और बाहर जो आपको नस दिख रहा है, नस जो दिख रहा है बाहर, वो भी सिरा है। तो सिरा गहराई में भी मिलती है और नस सिरा जो है वो बाहर भी देखने को मिलता है, मतलब सतह पर देखने को मिलता है, त्वचा के नीचे भी देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये केशिका क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है। तो जो जो सिरा है और जो धमनी है, ये हुआ सिरा और ये हुआ धमनी। तो धमनी और सिरा जो है ना, एक अंतिम बिंदु पर जाकर के क्या होते हैं, बहुत सारी पतली पतली नलिकाओं में ना बट जाते हैं, और ये नलिकाएं भी आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। जैसे देखिए मेरा हाथ है, इसमें 5 उंगली है, और इस हाथ में भी 5 उंगली है, और ये जो है जुड़ गया इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है उंगली जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से ये देख सकते हैं वेन से आने वाली पतली पतली शाखाएं जो है वो बट गई है। उसी प्रकार जो आर्टरीज है, जो धमनी है, इससे भी पतली पतली शाखाएं बट गई है, और ये एक जगह पर आकर के मिल गई है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लड वेसल्स कैपिलरी। ठीक है, तो केशिका जो है वो रक्त वाहिनी या ब्लड कैपिलरी के नाम से जानते हैं इसे, रक्त केशिका, रक्त केशिका। तो ये जो है रक्त केशिका होती है, ये बहुत पतली पतली होती है, हमारे बाल की तरह, इसलिए शायद केश से संबंधित केशिका इसका नाम रखा गया है। केशिकाएं शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिकाएं होती है। ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाती है। कोशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती है, जिससे तरल पदार्थ और गैसें आसानी से गुजर सकती है। मतलब ये जो केशिका है ना, इसका दीवार भी बहुत पतला होगा, जिससे कुछ तरल पदार्थ और गैस भी गुजर सकता है। केशिकाएं सूक्ष्म परिसंचरण का हिस्सा होती है, ये केवल एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। केशिकाएं धमनियों से निकलने वाले रक्त को ऊतकों में पहुंचाती है, और ये पुनः मिलकर शिराओं का निर्माण करती है, जो रक्त को वापस हृदय में ले आती है। केशिकाओं के जरिए कई पदार्थों का आदान प्रदान भी होते रहता है। ठीक है, तो केशिका जो है वो क्या होता है, समझ में आ गया। कह सकते हैं कि जो धमनी और सिरा बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में बट करके एक ही बिंदु पर मिल जाते हैं, तो ये जो है हम इसी को केशिका के नाम से जानते हैं।